अभी लास्ट क्लास में ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। कंपाउंड्स में अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है तो रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं, और अगर ई एन डिफरेंस है तो रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक होंगी। बस ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो आप देखो 11 कंपाउंड्स आपके सामने जो हमारे सिलेबस में जो हमें आगे रिएक्शंस के लिए डिस्कस करने हैं। अब इन कंपाउंड्स में सब में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इन कंपाउंड्स की रिएक्शंस को अब आप इनिशिएट कर सकते हैं ये डिसाइड करते हुए कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का होगा। ट्राई करते हैं इसमें। आप बताएं इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। देखो अभी एडिशन सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं बोलना है क्योंकि वो कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया है। एडिशन कब होता है, सब्स्टिट्यूशन कब होता है, ये बात तो हम जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर होगी। ठीक है, तब तक के लिए केवल आपको ये डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट कंपाउंड में रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सेकंड न्यूक्लियोफाइल, ई एन डिफरेंस है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। थर्ड न्यूक्लियोफाइल, अल्काइन, यस इलेक्ट्रोफाइल, ई एन से हमें तो इलेक्ट्रोफाइल। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफाइल, एसिडालाइड न्यूक्लियोफाइल, एस्टर यस, अमाइड यहां भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। एनहाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन ईएन से में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मतलब आप देखो इन 11 कंपाउंड्स की रिएक्शंस को अब आप इनिशिएट कर पा रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है कि अटैक कौन करेगा। और देखो जब आपको ये समझ में आता है कि किसका अटैक होगा तो कहां पर अटैक होगा ये भी आसान है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कंपाउंड आपके पास साइनाइड आपको गिवन है और क्योंकि यहां पर ईएन डिफरेंस है तो हमने डिस्कस किया अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में ईएन डिफरेंस है, नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है तो नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। आप ही डिसाइड करें न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा। डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो देखो जैसे इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन और नाइट्रोजन में ईएन डिफरेंस क्रिएट होकर ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप ये काम कर लेंगे, देखो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेक होकर अगर यहां पर हम बात करेंगे तो इंटरमीडिएट आपको मिलेगा। और जब हम आगे ये कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे कि इंटरमीडिएट को देखकर कैसे डिसाइड होता है कि प्रोसेस एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आपको अपने आप प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, देखो कि अगर आप 11 कंपाउंड्स को देखकर ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि अटैक किसका होगा तो फिर आप रिएक्शन का प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। ठीक है, ये लिखिए आप। चलिए अब आप ध्यान देना, फर्स्ट कैटेगरी हम स्टार्ट करें एडिशन में, एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देखो एडिशन क्यों होगा, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं, ये कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। जब एडिशन पूरा पार्ट डिस्कस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आप देखो मैं आपको बताता हूं, आप देखेंगे तो लास्ट क्लास में जो एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरीज मैंने आपको नोट करवाई थी, उनमें अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपने 2 कंपाउंड्स एग्जांपल में लिखे होंगे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और शायद समझ में आ रहा होगा कि एल्कीन एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों, ईएन सेम। और न्यूक्लियोफिलिक में आपने लिखा होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइनाइड, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। अब हो सकता है आपके माइंड में हो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो ये कंपाउंड भी शो कर रहे हैं। अब देखो इन 5 कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दीज 4 कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ दिस एसिड। सो दीज आर एसिड एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड, एसिड एंड डेरिवेटिव्स। देखो इन कंपाउंड की रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन ये मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में नहीं लिखवाई है क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे वहां पर ये बात डिस्कस करेंगे कि इन कंपाउंड की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक तो होती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक में कैटेगरी क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। और जब मैं इन कंपाउंड की रिएक्शंस डिस्कस करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब तक ऑलरेडी हम एडिशन खत्म कर चुके होंगे। वहां पर फिर मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा कि एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड में एडिशन क्यों और इन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन क्यों। क्लियर हो बात है? ठीक है, अब आप देखो तो फर्स्ट कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एल्कीन्स और एल्काइंस की एडिशन रिएक्शंस, और वो होंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। देखो एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इंटरमीडिएट पर ऐड होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। अब आप याद करें लास्ट क्लास में जो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जनरल एग्जांपल लिखवाया था, वो लिखवाया था ए डबल बॉन्ड ए। जरा देखकर बताओ उस केस में इंटरमीडिएट जो बना था उस पर चार्ज क्या यूज हुआ था। इंटरमीडिएट में चार्ज क्या आया था, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। किस एटम पर था? ए पर। ए पर पॉजिटिव चार्ज आया था ना। अब देखो वहां पर हमने बात की थी ए डबल बॉन्ड ए, यहां पर मैं स्पेसिफिक कंपाउंड ले रहा हूं, या तो कंपाउंड एल्कीन है या फिर एल्काइन है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ए की जगह कार्बन है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो आएगा इंटरमीडिएट में वो कार्बन पर आएगा,
और अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब आप कह सकते हैं रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा दैट विल बी कार्बोकेटायन. सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्केन एंड एल्काइन. और ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा इस पर फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. इस तरह से ओवरऑल ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी. अब ये क्लियर है कि यहां पर EN सेम है इसलिए रिएक्शन को इनिशिएट किया है इलेक्ट्रोफाइल ने. अब मैं आपको इसका एक जनरल मैकेनिज्म बताता हूं. देखो जनरल मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, जैसे एल्कीन पर मैं इसकी एप्लीकेशन आपको समझा रहा हूं, तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा यहां पर रिएक्शन इनिशिएट होगी, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया है कि EN अगर सेम है तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन. ठीक है, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल बी इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल. अच्छा बता सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जब यहां पर अप्रोच करेगा तो CH2 एंड CH कौन से कार्बन को अप्रोच करके वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है? CH2 कार्बन या CH? दोनों पर इनिशिएट कर सकता है. देखो रिएक्शन का इनिशिएशन तो दोनों जगह हो सकता है, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंसी है और एल्कीन में लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो वो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो CH2 और CH दोनों के पास ही है ना. और क्योंकि दोनों की EN इक्वल है तो आप कह सकते हैं दोनों के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इक्वल रहेगा. हाँ, ये हम बात कर सकते हैं कि कहां पर ज्यादा अटैकिंग टेंडेंसी होगी, प्रेफर्ड कहां पर होगा, वो अलग बात है. लेकिन जहां तक इनिशिएट करने की बात है तो रिएक्शन का इनिशिएशन तो दोनों कार्बन के साथ पॉसिबल है. मैं दोनों केस कवर कर लेता हूं उसमें. चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल अगर CH2 का अप्रोच किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इसके साथ. अच्छा बता सकते हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स. मतलब साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड ब्रेक भी होगा, राइट. और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो देखो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका होगा और इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. और क्या हम बात कर सकते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है मतलब दिस कार्बन इज लूजिंग इट्स पाई इलेक्ट्रॉन, और जब CH कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कंप्लीटली तो ये जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज. और ये मैंने आपसे कहा था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो कार्बन पर आएगा, मतलब रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो है दैट इज कार्बोकेटायन. बस अब सेकंड स्टेप में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन मिक्सचर में वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन से रिएक्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस तरह से रिएक्शन में फाइनली प्रोडक्ट आपको ये एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा. लेकिन हम बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल CH कार्बन को अप्रोच करके भी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है रिएक्शन में. इलेक्ट्रोफाइल अगर CH के कांटेक्ट में आएगा तो फिर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन CH के साथ में होगा, और अगर CH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो इस बार आप कह सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कुछ इस तरह से रहेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर CH पर ऐड होगा तो इस बार पाई इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? CH2. मतलब पॉजिटिव चार्ज इस बार CH2 पर आएगा. ये बात समझ में आ रही? वो तो क्लियर है. देखो दोनों मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन जो है, चाहे डबल बॉन्ड की बात करो या ट्रिपल बॉन्ड की बात करो, दोनों जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है उन दोनों में से किसी एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा. यही तो है ना. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल CH2 पर ऐड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज CH पर बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर CH पर ऐड हुआ तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में पॉजिटिव चार्ज CH2 पर जनरेट होगा. ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बस अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और न्यूक्लियोफाइल जब यहां पर ऐड होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा. अब मुझे बताएं इन दोनों प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, फर्स्ट या सेकंड? अरे दोनों ही बनेंगे. मेजर माइनर तो मैंने पूछा ही नहीं अभी, वो तो सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर फर्स्ट में क्यों दे रहे हो? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कि दोनों में से कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो आंसर है दोनों बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल दोनों जगह पर अप्रोच करके रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है. हाँ, मेजर माइनर की अगर बात की जाए तो फिर डेफिनेटली वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना है तो हमें देखना होगा कि दोनों में से कौन से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन प्रेफर्ड है. जिस केटायन का फॉर्मेशन प्रेफर्ड होगा उसी के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे. और देखो दोनों में से वो हम डिसाइड करेंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वो GOC1 में हम ऑलरेडी एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तब मैं उसकी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं. फर्स्ट इज मोर स्टेबल, वो आप कह भी रहे हैं, बिल्कुल सही है. फर्स्ट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकंड. और अगर फर्स्ट केटायन स्टेबल है तो जो केटायन ज्यादा स्टेबल है उसी का फॉर्मेशन प्रेफर्ड होगा, मतलब एल्कीन के ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस वाले ट्रैक को फॉलो करेंगे, और इस ट्रैक को अगर फॉलो करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट. लेकिन हाँ, बनेंगे कंपाउंड दोनों. मेजर माइनर की हम बात कर सकते हैं इसमें. ये बात क्लियर है यहां तक? अब आप ध्यान देना, ऐसा हमने GOC1 में भी डिस्कस किया था. देखो
कि रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है तो जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वो रिएक्शन का आरडीएस होता है। क्या लगता है यहां पर कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो एल्कीन या अल्काइन की अगर बात की जाए तो एल्कीन अल्काइन इज अ स्टेबल कंपाउंड, ये तो डेफिनेटली कोई स्टेबल कंपाउंड ही है। लेकिन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो दैट इज अनस्टेबल। कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट इज अनस्टेबल। और जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा तो फिर से एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में स्टेबल मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल स्पीशीज, लेकिन सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है वो कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल मॉलिक्यूल में। आप ही डिसाइड करें कौन सा प्रोसेस स्लो होगा। फर्स्ट, क्योंकि कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल इतना इजीली अनस्टेबल तो नहीं बनना चाहेगा, मतलब ये प्रोसेस स्लो होगा। और अगर किसी स्टेप में अनस्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो एवरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल हैज टेंडेंसी टू गेट स्टेबलाइज्ड, मतलब ये प्रोसेस डेफिनेटली फास्ट होगा। और क्योंकि पहला प्रोसेस स्लो है, फर्स्ट स्टेप स्लो है, तो ये रिएक्शन का आरडीएस है। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जो है वो रिएक्शन का आरडीएस है। ये क्लियर है? ये लिखें, आप इसे नोट कर लें। हाउ वी कंप्लीट? अब आप ध्यान देना, तो जैसा हमने डिस्कस किया रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा। और रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप जो है वो रिएक्शन का आरडीएस है। तो ऐसे में आप ध्यान देना, अगर आपको डिफरेंट एल्कीन्स और एल्काइंस गिवन हो और उनका रिएक्शन के लिए अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन के लिए कहा जाए तो कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। याद करो GOC1 में ऐसी एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आप इसको समझे देखो, क्योंकि हम बात करें कि कार्बोकेटाइन का बनना रिएक्शन के एक को डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर तो हम कह सकते हैं जिस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग या जिस अल्काइन के करस्पॉन्डिंग या कहा जाए जिस हाइड्रोकार्बन के करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसमें रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि देखो केटाइन जितना स्टेबल होगा आप कह सकते हैं उसका फॉर्मेशन उतना इजी होगा, ठीक है, या उसका फॉर्मेशन उतना जल्दी होगा। जितना केटाइन जल्दी बनेगा आप कह सकते हैं रिएक्शन की रेट उतना हाई होगी। इसको ऐसा समझ लो, हमने कहा भाई कार्बोकेटाइन एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से इसका फॉर्मेशन स्लो होता है। तो क्या हम बात कर सकते हैं कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन उतना स्लो होगा, स्लो होगा तो रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन की रेट ज्यादा हो तो वो तभी पॉसिबल है जब बनने वाला केटाइन स्टेबल हो। लेकिन आप पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, formation of carbocation is rate determining step. Formation of carbocation is RDS. So reactivity of alkenes and alkynes for the reaction. So reactivity of alkenes and alkynes for the reaction depends on stability of the respective intermediate, stability of the respective intermediate, that is carbocation. एग्जाम्पल से समझ लें इस बात को। देखो आपको सपोज ये 2 कंपाउंड्स गिवन है, वन इज एल्कीन अदर इज एल्काइन एंड वी हैव टू कंपेयर देयर रिएक्टिविटी फॉर ESR, फॉर EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो दोनों के लिए अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया इट विल बी बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब आप दोनों के करस्पॉन्डिंग पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे और उन कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन आपको करना है। एक बार फिर से समझ लेना मैकेनिज्म में जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया। देखो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अप्रोच करके रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आंसर है बोथ कार्बन। दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है
तो दोनों जगह पर अप्रोच करके रिएक्शन को ये स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रेफरेबली कहां पर अप्रोच करेगा, तो वो हम डिसाइड करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। और उसको आपको ऐसे सोचना है, देखो इस तरह से आप सोच करके क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल अगर CH2 पर ऐड हुआ तो कार्बोकेटाइन CH पर बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर CH पर ऐड हुआ तो कार्बोकेटाइन CH2 पर बनेगा। कहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? CH पर, क्योंकि यहां जो केटायन बनेगा उसे अल्काइल ग्रुप का +I+H स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब यहां पर केटायन का फॉर्मेशन प्रेफर्ड है, और केटायन यहां बने उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल CH2 पर ऐड होगा। ये समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोफाइल हम CH2 पर ऐड करके कार्बोकेटाइन प्रेफरेबली CH पर बनाएंगे। ठीक है, ये तो इसका स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। इसी तरह से अल्काइन में भी इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली CH पर ऐड होगा ताकि कार्बोकेटाइन C पर बने, क्योंकि C पर जो केटायन बनेगा R ग्रुप का +I+H उस केटायन को स्टेबलाइज करेगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने कार्बोकेटाइन बना लिए हैं, बस आपको करना क्या है, इन दोनों कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। ठीक है, आप ही डिसाइड करें व्हिच इज मोर स्टेबल। फर्स्ट याद करें, पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है सेकंड के कंपैरिजन में। अब आप सोचिए, अगर इस इंटरमीडिएट इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है, तो जितना इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये अनस्टेबल होगा, इसका फॉर्मेशन स्लो होगा। फॉर्मेशन स्लो होगा मतलब इसमें रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी मतलब एल्काइन विल बी लेस रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्कीन। क्लियर हो रही बात? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। एल्कीन्स और एल्काइंस पे अगर आपको कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए, ज्यादा मतलब इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, क्योंकि आप सोचिए एल्कीन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर केटायन बनेगा तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आपको सैचुरेटेड कार्बन पर मिलेगा, जबकि एल्काइन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर केटायन बनेगा तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बट स्टिल वन पाई बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा, वो लेस स्टेबल होगा। तो एल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी एल्काइंस के कंपैरिजन में फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्टीमेटली हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन और एल्काइन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है जिसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है। क्लियर बात है? इसे आप लिख लें। वो पार्ट कंप्लीट। चलिए अब आप देखो, जो फर्स्ट पॉइंट आपने नोट किया है मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, सो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस फॉर द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब जो भी आपको सेट ऑफ कंपाउंड गिवन हो गए उनका आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन जो करना होगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। तो इस पॉइंट के लिए कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करें इसमें। हाँ भी आंसर्स होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें आपको करना क्या है, जो भी कंपाउंड्स आपको गिवन है उनके करस्पॉन्डिंग आप केटायन बनाएंगे। जैसे आप देखो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल तो मेनली ऐड होगा CH2 पर, केटायन बनेगा CH पर। इस केस में तो आप इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है। तो कार्बोकेटाइन यहां बना लिया, और इस केस में भी इलेक्ट्रोफाइल मेनली CH2 पर ऐड होगा ताकि केटायन C पर बने। अब आप देखो, जो केटायन आपके सामने है उनका अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर हम बात कर सकते हैं ये केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स का +H इफेक्ट इस केटायन को मिलेगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं 6 सेल्फ हाइड्रोजन, जबकि यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप की जगह पर 2 हाइड्रोजन हैं, नो H इफेक्ट। यहां पर 1 मिथाइल ग्रुप है, इसका H इफेक्ट इस केटायन को मिल जाएगा। तो फिर सबसे स्टेबल केटायन थर्ड का होगा, देन फर्स्ट एंड सेकंड। और 3, 1, 2 अगर ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो रिस्पेक्टिव एल्कीन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एल्काइन दिया है और सेकंड एंड थर्ड आर एल्कीन्स, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्काइन। इसलिए एल्काइन को तो हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा, जबकि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सैचुरेटेड कार्बन पर आएगा। तो इसलिए एल्कीन्स मोर रिएक्टिव। अब इन दोनों में भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल जब CH2 पर ऐड होकर के केटायन बनेगा CH पर, और यहां भी इलेक्ट्रोफाइल जब CH2 पर ऐड होकर केटायन बनेगा CH पर। तो अब देखो यहां पर इस केटायन को मिथाइल ग्रुप का +H एंड +I दोनों स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन क्योंकि +H डोमिनेट करता है तो मैं +H की बात कर रहा हूं। सेम विद CD3, ये भी +I+H, डोमिनेटिंग इज +H। अब दोनों का अगर आप +H कंपेयर करें, याद करें हमने डिस्कस किया CH3 का +H CD3 से ज्यादा होता है, और जितना +H ज्यादा होगा केटायन को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसलिए सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन, मतलब मोर स्टेबल देन थर्ड। और ये अगर केटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम। ठीक है। देखो इसमें कॉमन एरर करते हैं स्टूडेंट, CH3 CD3 का +I काउंट कर लेते हैं, और +I में फिर आपको लगता है CD3 का +I ज्यादा तो केटायन ज्यादा स्टेबल है। +H अप्लाई करना नहीं भूलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में आप देखो, थर्ड में जब केटायन बनेगा फर्स्ट कंपाउंड में, थर्ड के फर्स्ट कंपाउंड में जब केटायन बनेगा तो देखो क्लोरीन का याद करो नेट इफेक्ट विथड्रॉइंग होता है,
क्योंकि इसका माइनस है डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये तो केटायन को डीस्टेबलाइज करने का काम करेगा। यहां पर आप कह सकते हैं कि इस केस में तो कोई रिलीजिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसको रेफरेंस मान लेते हैं। यहां पर आप देखो जब केटायन बनेगा CH पर, तो पीएच मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन से इसको रेजोनेंस मिल जाएगा, और रेजोनेंस तो फिर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो थर्ड वाला केटायन सबसे स्टेबल है। देन सेकंड और फर्स्ट में तो क्लोरीन उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए सबसे लास्ट में जाएगा 3 to 1। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, देखो मेनली CH2 पर, और जब इलेक्ट्रोफाइल CH2 पर ऐड होगा तो केटायन CH पर बन जाएगा सभी में। और देखो जो केटायन CH पर बन रहा है उन सभी में इस केटायन को रिंग के साथ में रेजोनेंस मिल जाएगा। अब रेजोनेंस रिंग के साथ में मिलना वो सब में कॉमन है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ये ग्रुप जो है वो डिफरेंस है यहां पर ओवरऑल। और इस डिफरेंस में आप ध्यान देना, हमने डिस्कस किया है मिथाइल ग्रुप की अगर बात की जाए तो मिथाइल ग्रुप का प्लस H इफेक्ट इस केटायन को स्टेबलाइज करेगा। यहां पर भी इथाइल ग्रुप का प्लस H इफेक्ट केटायन को स्टेबलाइज करेगा। यहां पर OCH3 का प्लस M केटायन को स्टेबलाइज करेगा, और इसे मान लेते हैं रेफरेंस, क्योंकि H का तो कोई इफेक्ट नहीं है केटायन के लिए। ये समझ में आ रहा है? प्लस M और प्लस H में प्लस M डोमिनेटिंग है, तो फिर थर्ड वाला केटायन ज्यादा स्टेबल होगा 1 in 2 से। 1 in 2 में अगर आप प्लस H के लिए कंपैरिजन करेंगे, याद करें CH3 का प्लस H ज्यादा होता है C2H5 के कंपैरिजन में, क्योंकि CH3 विल प्रोवाइड 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि इथाइल में हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं H इफेक्ट के लिए। तो फिर तो फर्स्ट में प्लस H इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू सेकंड, और जितना प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा केटायन को उतना स्टेबलाइज करेगा। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा इसमें 3, 1, 2, 4, और यही फिर रिस्पेक्टिव एल्कीन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं इसका, और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। पहले आप समझ लें, फिर मैं आपको लिखवाता हूं इसे। देखो इस रिएक्शन को मैं रिलेट कर रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। डिस्कस किया हमने ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो ये हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड तो दोनों जगह पर हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली ऐड होगा CH2 पर, और जब इलेक्ट्रोफाइल CH2 पर ऐड हो जाएगा तो केटायन CH पर बनेगा। ध्यान देना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करेंगे तो इट इज sp2, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर। और अब इस प्लेनर साइड पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लेनर साइड पर जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, या साइड अगर प्लेनर है, तो जब भी रिएजेंट प्लेनर साइड पर अप्रोच करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करता है। क्योंकि पेन देना जरा, देखो ये आपके पास वो कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन हमारे पास है, दिस इज कार्बोकेटायन, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उससे बॉन्डेड है एक अल्काइल ग्रुप, एक H और एक CH2E। ठीक है, इस प्लेनर साइड पर अगर बात की जाए तो देखो कार्बन sp2 है, तो उसका जो p ऑर्बिटल होगा वो किस तरह से होगा, जिस प्लेन में ये ग्रुप्स एग्जिस्टिंग है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा p ऑर्बिटल, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो जब भी प्लेनर साइड पर रिएजेंट अप्रोच करता है, आप ही डिसाइड करें बेस्ट अप्रोच क्या होगी उसकी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से। ठीक है, जिस पर वो ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल तो p है ना। तो यही होता है, देखो प्लेनर साइड पर जब भी रिएजेंट अप्रोच करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करता है। अब हमने कहा भाई परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करेगा, तो ऐसे केस में फिर यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अप्रोच करे ऊपर से, या फिर नीचे से भी तो अप्रोच कर सकता है ना, ये भी तो अप्रोच हो सकती है, ये भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, किस साइड से अप्रोच करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ऊपर से या नीचे से? बराबर ही होगी, बराबर ही होगी ना। ऊपर से अप्रोच क्या मतलब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है इसलिए। अरे तो कैसे, अच्छा चलो इसको छोड़ो ना, ऊपर नीचे क्या ऐसे कर लेते हैं इसको। सुन लो, ये कंडीशन ले लेते हैं। अब इस साइड से अप्रोच, ये प्लेन होगा, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस पर इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है और इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान देना, देखो जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा, तो एडिशन के साथ में जो मॉलिक्यूल बनेगा, आप चेक करेंगे तो इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन अभी sp2 है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के साथ में ये कार्बन फिर से बनेगा sp3, और sp3 बनने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नाउ दिस कार्बन एटम इज कायरल बिकॉज ऑल द 4 यूनिट्स आर डिफरेंट।
जिस तरह का एग्जांपल मैंने लिया है वो इसी तरह का एग्जांपल लिया है कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होने पर यहां पर कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो। अब कायरल कार्बन का अगर फॉर्मेशन आया तो हमने पढ़ा है कि कायरल कार्बन के अबाउट दो तरह के अरेंजमेंट्स हमें मिलते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। अब बात समझना, देखो यहां पर हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करेगा। अब परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर यहां से मान लो उसने अप्रोच किया तो देखो जैसे ही वो ऐड होना स्टार्ट होगा इसमें टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनेगा इसमें, ठीक है। और इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनने के साथ साथ हम कह रहे हैं कि यहां पर जो कार्बन बनेगा वो कायरल कार्बन बनेगा, ठीक है। तो फिर तो आप सोचिए कि अगर न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने पर, इस साइड से अप्रोच करने पर अगर ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बना है तो न्यूक्लियोफाइल तो इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है, और इस साइड से अगर अप्रोच करेगा तो जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा या फिर इस साइड से अप्रोच वाला, दोनों बनेंगे। अब जरा सोचिए इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग इस साइड से अटैक किया तो ये मॉलिक्यूल बना। अब जरा इस मॉलिक्यूल के सामने यहां पर मिरर इमेजिन करो आप। यहां पर अगर आप एक मिरर इमेजिन करते हैं तो क्या हम बात कर सकते हैं, इस मिरर में इस मॉलिक्यूल की जो इमेज है वो वही तो मॉलिक्यूल बनेगा जो इस साइड के अटैक से बन रहा था। क्या क्लियर हो रही बात है? ठीक है, इसका मतलब तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर इस साइड के अटैक से इस कायरल कार्बन पर अगर आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो जो मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल है जो इस साइड के अटैक से बन रहा है उस पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। तो बताओ प्रोडक्ट एस वाला बनेगा या आर वाला बनेगा? दोनों ही बनेंगे, क्योंकि देखो इस साइड के अटैक से अगर ये मॉलिक्यूल बन रहा है तो अपोजिट साइड के अटैक से हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा और दोनों ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और दोनों मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर एस कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर हुई बात है? तो दोनों तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि प्लेनर साइड पर अगर अप्रोच है तो प्लेनर साइड पर दो साइड से अप्रोच हो सकती है परपेंडिकुलर एक्सिस पर। दोनों साइड से अप्रोच पे जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो आपको मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल दिस वन एंड इट्स मिरर इमेज, ये मॉलिक्यूल बनेगा और इसका मिरर इमेज। क्लियर हुई बात है? ठीक है, ये आ रही बात समझ में? और ऐसे केस में हम बात करें कि यहां पर अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अच्छा, कौन सा ज्यादा बनेगा, एस वाला ज्यादा बनेगा, आर वाला ज्यादा बनेगा? बराबर बनेंगे। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इस केस में अगर इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो प्लेनर साइड पर परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर ये अप्रोच पॉसिबल है तो अप्रोच तो ये भी हो सकती है अपोजिट साइड से, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमने डिस्कस किया, इस वाले मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आएगा। और इस मॉलिक्यूल का अगर मिरर इमेज आएगा तो फिर तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर हमें एस कॉन्फ़िगरेशन मिला है तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली मिरर इमेज में आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। और प्रोडक्ट क्योंकि दोनों मिलेंगे इसका मतलब आर और एस, और वो भी इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, और इक्वल अमाउंट में मिलेंगे तो फिर तो हम कह सकते हैं यहां पर रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या क्लियर हो रही बात है? इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से अगर कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है तो उस कायरल कार्बन के करस्पॉन्डिंग आपको आर और एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? रिएक्शन पर इसकी एप्लीकेशन आप देखो, उससे आपको और क्लियर होगा। आपको सपोज कंपाउंड दिया है ब्यूट 1इन, और ब्यूट 1इन पर सपोज हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। अब HBr में H इज पॉजिटिव एंड ब्रोमीन इज नेगेटिव, मतलब ये तो एक तरह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा और ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। पहले कौन सा पार्ट ऐड होगा, पहले H प्लस या Br माइनस? पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। अरे यही तो हमने डिस्कस किया ना, मल्टीपल बॉन्ड अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है तो इनिशियली कौन ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल। मल्टीपल बॉन्ड क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और वो कहां पर ऐड हो सकता है, CH2 पर या CH पर? अरे दोनों जगह। मैंने पूछा कहां पर ऐड हो सकता है, दोनों जगह पर। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, मैं आपको बताता हूं मिस्टेक क्या करोगे आप। जैसे आपको दे दिया ब्यूट 1इन रिएक्शन विद HBr, different type of alkyl halides expected to be formed in the reaction is, number of different type of alkyl halides expected to be formed in the reaction is, बताओ कितने तरह के alkyl halides बनेंगे? 3 तरह के बनेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था मिस्टेक होती है, इसको सुनो अच्छे से। देखो इलेक्ट्रोफाइल हमने कहा दोनों जगह पर ऐड हो सकता है, हाँ ठीक है, प्रेफरेबली CH2 पर ऐड होगा लेकिन एडिशन तो CH पर भी होगा। तो मैं दोनों केस ले रहा हूं। अगर इलेक्ट्रोफाइल CH2 पर ऐड हुआ, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अगर CH2 पर ऐड हुआ तो ये तो बन जाएगा CH3 और कैटायन का फॉर्मेशन होगा CH पर, राइट। लेकिन हमने कहा पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर CH पर ऐड हुआ तो फिर इस बार कार्बोकैटायन आएगा CH2 पर। दोनों पॉसिबिलिटीज है।
और नेक्स्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहां पर ऐड हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। और जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। और देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन में अगर आप देखेंगे तो जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हुआ है तो ऑन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देयर इज जनरेशन ऑफ कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन बना है, यहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं बन रहा है, ठीक है, यहां पर कोई कायरल कार्बन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। और आप देखो अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से कायरल कार्बन बना है तो जिस साइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है दैट कार्बन इज sp2। sp2 है तो प्लेनर साइड है, प्लेनर साइड अगर है तो फिर तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है। और अगर एक अप्रोच से R कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड बना तो दूसरे अप्रोच से S, तो दो तो इसी के करस्पॉन्डिंग मिल गए और एक इसके करस्पॉन्डिंग, टोटल कंपाउंड यहां पर मिलेंगे आपको 3। क्या समझ में आ रही बात है? हाँ, अगर मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा जाता तो फिर आप 2 कहते हैं, वन विद R कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर विद S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बात है? तो ये हमें समझना होगा कि रिएक्शन में अगर कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कायरल कार्बन के करस्पॉन्डिंग हमें R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप पॉइंट नंबर 2 और उसमें हेडिंग आप लिख लें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। और इसमें आप लिखें if attack of nucleophile results in formation of chiral carbon, if attack of nucleophile results in formation of chiral carbon, if attack of nucleophile results in formation of chiral carbon, then equimolecular mixture of the compounds having R and S configuration with respect to that chiral carbon is formed as product. Then equimolecular mixture of the compounds having R and S configuration with respect to that chiral carbon is formed as product. ये नोट कर लें आप इसके लिए। आप ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक फॉर इलेक्ट्रोफाइल। देखो जैसा हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोफाइल जब एल्कीन या एल्काइन पर अटैक करेगा तो उसके लिए अटैकिंग साइट हमेशा 2 हैं, बोथ अनसैचुरेटेड कार्बन, दोनों पर अप्रोच कर सकता है। ठीक है, दोनों पर अप्रोच कर सकता है, प्रोडक्ट आपको दोनों के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया। हाँ, ये हम बात कर सकते हैं कि वो प्रेफरेबली कहां अटैक करेगा, हालांकि उसका कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसका प्रेफर्ड अटैक क्या होगा, कहां पर होगा, वो हम डिसाइड करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। ठीक है, उसके लिए अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल मेनली CH2 पर ऐड हुआ तो केटाइन बनेगा C पर, और इलेक्ट्रोफाइल अगर C पर ऐड हुआ तो केटाइन CH2 पर बनेगा। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कार्बोकेटाइन कहां पर ज्यादा स्टेबल है, C पर, क्योंकि यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स का हाइपर कॉन्जुगेशन उस केटाइन को स्टेबलाइज करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो प्रेफरेबली अटैक करेगा CH2 पर। इसी तरह से यहां भी इलेक्ट्रोफाइल का जो प्रेफर्ड अटैक होगा वो CH2 पर होगा, और इसमें भी अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली CH पर ऐड होगा। ठीक है, दैट इज द प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये हमने कंसेप्चुअली डिसाइड किया है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, हालांकि इसके लिए एक रूल भी सजेस्टेड है, मेनली मुझे वो रूल डिस्कस करना है, बाकी अटैक कहां पर होगा वो तो हम केटाइन की स्टेबिलिटी से डिसाइड कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो इसके लिए एक रूल सजेस्टेड है, एंड दैट इज नॉन एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल की अगर बात की जाए तो दिस रूल इज सजेस्टेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, ये जो रूल फ्रेम हुआ है
वो एल्कीन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द रूल? अकॉर्डिंग टू द रूल, इलेक्ट्रोफाइल mainly goes on that unsaturated carbon where number of hydrogen is more, less नहीं more, उल्टा. ठीक है, आप ध्यान देना. इलेक्ट्रोफाइल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल मेनली वहां पर ऐड होता है, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है. तो अगर आपको दोनों डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो भी कंपाउंड आपको दिया है एल्कीन एल्काइन, उसमें अगर डिसाइड करना है कि वो कौन से अनसैचुरेटेड कार्बन पर अप्रोच करेगा, तो वो हम रूल से भी डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं. आप तो चेक कर लो, दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन में जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा. जैसे यहां पर 2 और यहां पर 0 है तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऐड हुआ. इसमें यहां पर 1 यहां पर 2 है तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऐड हुआ. यहां पर 0 एंड 1 तो इलेक्ट्रोफाइल मेनली यहां पर ऐड हुआ. तो इलेक्ट्रोफाइल मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर. ठीक है, अब एक बात सोचिए. ठीक है, रूल तो ये बन गया, लेकिन इस रूल का जो फ्रेमिंग है उसका बेसिस क्या है? ठीक है, उसका बेसिस भाई ऐसा तो है नहीं कि बस मार्कोनिकॉफ को बस ऐसे ही कुछ उसने सोचा और उसने रूल बना दिया, ऐसा थोड़ी है. अरे उसका कोई सपना थोड़ी आया था. ये थोड़ी कि वो सो रहा था और उसको सपना आया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को आप वहां पर ऐड करोगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है. ठीक है, और ये जो सपना है, ठीक है, ये आपका, अगर आपने ये बात अपने अगले 10 दोस्तों को बताई तो अगले 7 दिन में आपके लिए कुछ अच्छा होगा. ठीक है ना, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा उसके साथ में. ठीक है, अरे ये होता है ना, कुछ मैसेज आते रहते हैं. ठीक है, अगले 10 दोस्त को फॉरवर्ड करो तो कुछ 7 दिन में माता रानी अच्छा करेंगे आपके साथ में. ठीक है, तो ऐसा तो कुछ उसके सपने में आया नहीं था. ठीक है, अगर उसने रूल बनाया तो कुछ लॉजिक होगा उसके पीछे. ठीक है, वो लॉजिकल रीजन क्या है? देखो आप सोचिए, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बात करें कि उसने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल मेनली वहां पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है. इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कार्बेटाइन वहां पर बनेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, लेस. भाई अगर इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, तो अंडरस्टूड है केटाइन वहां पर फॉर्म होगा जहां पर हाइड्रोजन इज लेस. अगर वहां पर हाइड्रोजन कम है तो H की जगह वहां पर क्या होगा? अल्काइल ग्रुप्स. और हम यही तो चाहते हैं कि केटाइन वहां बने जहां पर H कम हो, अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप उस बनने वाले कार्बेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे. क्या क्लियर हो बात है? अरे समझ में आ रही बात है? तो देखो, रूल की जो फ्रेमिंग है आप कह सकते हैं उसका बेसिस कार्बेटाइन स्टेबिलिटी है. ठीक है, उसने रूल की फ्रेमिंग कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही की है. उसने कहा इलेक्ट्रोफाइल को वहां पर ऐड करो जहां पर नंबर ऑफ H ज्यादा है, ताकि केटाइन वहां पर बने जहां पर H कम, अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, ताकि वो अल्काइल ग्रुप उस बनने वाले कार्बोटाइन को स्टेबलाइज करेंगे. देखो ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक है, रूल हमें पता होना चाहिए, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल हर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर सक्सेसफुली अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, इसका वेल नोन एग्जांपल है जो पैरेलल में लिखा हुआ है यहां पर. आप देखो, इस कंपाउंड पर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं और इलेक्ट्रोफिल का एडिशन अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, जो स्टेटमेंट है, तो देखो रूल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इलेक्ट्रोफाइल मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर. तो फिर तो यहां पर 0 और यहां पर हाइड्रोजन 1 है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऐड होगा. और देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर रूल के अकॉर्डिंग हमने CH पर ऐड किया तो फिर जो कार्बेटाइन बनेगा वो C पर बनेगा. एक तो ये केस, और अगर हम पैरेलल में दूसरा केस में यहां पर कवर करें कि इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं रूल के अपोजिट बात करूं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहां पर ऐड किया जाए जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, क्योंकि एडिशन तो यहां भी पॉसिबल है ना, एडिशन तो दोनों जगह पॉसिबल है. तो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां पर ऐड हुआ, अब हम रूल के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. इलेक्ट्रोफाइल ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर C पर ऐड हुआ तो केटाइन CH पर बनेगा. उस केस में जो केटाइन बनेगा वो CH पर बनेगा. और अब मुझे आप बताएं, दोनों केटाइंस का अगर स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाए, व्हिच इज मोर स्टेबल? यस, अगर आप कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो सेकंड विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. सेकंड में रेजोनेंस है जबकि फर्स्ट में रेजोनेंस एब्सेंट है, तो फिर तो रेजोनेंस के बेसिस पर अगर बात की जाए तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट. अब यहां प्रॉब्लम है, देखो अगर मैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो मुझे अटैक मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट लेना पड़ेगा, और अगर मैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को अवॉइड करता हूं, ठीक है, रूल में जो स्टेटमेंट है उसे अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं तो मुझे अटैक ये लेना पड़ेगा, मतलब केटाइन लेस स्टेबल बनाना पड़ेगा. क्या करें, केटाइन की स्टेबिलिटी को अवॉइड करते हुए रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, या रूल को साइड में रखते हुए केटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए? केटाइन स्टेबिलिटी, क्योंकि रूल का भी बेसिस तो केटाइन स्टेबिलिटी है ना. उस रूल की जो फ्रेमिंग है, अगर उसका बेसिस भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है तो ओवरऑल कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी तो सब डिसाइडिंग फैक्टर है ना. बस इसीलिए मैंने सारी बात डिस्कस की कि ठीक है, रूल पता होना चाहिए. बाय चांस यही क्वेश्चन आ जाए कि मार्कोनिकॉफ रूल इज सजेस्टेड फॉर विच रिएक्शन, तो ठीक है, वो पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या रूल क्या है वो पता होना चाहिए स्टेटमेंट. लेकिन जब भी हम मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात करेंगे हम रूल को साइड में रखेंगे.
हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक डिसाइड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जाएगा। ये क्लियर है बात? चलिए लिखें आप पॉइंट नंबर 3, प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ब्रैकेट में आप लिख लें मार्कोनिकॉफ्स रूल, और फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, उसके बाद में एग्जांपल नोट करना है। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, in electrophilic addition reactions of alkenes and alkynes, in electrophilic addition reactions of alkenes and alkynes, electrophile mainly goes on that unsaturated carbon. Electrophile mainly goes on that unsaturated carbon where number of hydrogen is more, ब्रैकेट में आप लिख लें रूल इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, अब आप नोट कर लेंगे। पहले इस रूल के अकॉर्डिंग आप ये 3 एग्जांपल नोट कर लें, और फिर रूल का फेलियर ये आप अलग से एग्जांपल नोट कर लेना इसमें। नेक्स्ट पॉइंट अब आप नोट करें, पॉइंट नंबर 4, और 4 में आप लिखें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है देखो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, ये केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए पॉइंट नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दोस रिएक्शंस इन विच इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। ठीक है, सारी उन रिएक्शंस पर ये एप्लीकेबल होगा जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। जैसे आगे भी इसकी रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, SN1 रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, आगे E1 रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, मतलब और भी रिएक्शंस हैं जहां पर हमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिलता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लें कि जो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकेटायन इटसेल्फ। ये कार्बोकेटायन की खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब जहां कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर आप रीअरेंजमेंट देखने वाले हो। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये हमारे लिए पहला एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, आगे ऐसी और भी रिएक्शंस आएंगी जहां पर हम कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना, देखो किसी भी रिएक्शन में अगर ये कार्बोकेटायन बना, तो जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है तो उसके सामने हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शंस उसके सामने रहेंगे। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि अगर कार्बोकेटायन बना तो ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन के कांटेक्ट में आए और इसके साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लें। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के साथ बॉन्ड बनाए और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाए, प्रोसेस खत्म। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है देखो कि जो कार्बोकेटायन बना उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट हो जाए। अब रीअरेंजमेंट अगर होगा तो उसमें चेंजेस क्या होंगे कार्बोकेटायन में, वो आप समझ लें। रीअरेंजमेंट के रिजल्ट्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हमेशा आप नंबर 1 मार्क करें और एडजेसेंट कार्बन को नंबर 2 मार्क करें। जब भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है एग्जैक्टली होगा क्या, देखो उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए एडजेसेंट कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो ये C1 कार्बन और इसे हमने C2 कार्बन का है, तो सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देना, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा मतलब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बता सकते हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज हो रहे हैं? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं इसका मतलब पैरेलल में ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक भी होगा, क्योंकि इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इस कैटायन की वैकेंसी के लिए।
ये बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, मतलब आप कह सकते हैं दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो फिर तो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने इसको पार्शियल पॉजिटिव लिखा है। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में इज देयर एनी एटम दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन? यस, ये कार्बन, सेकंड वाला कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह से देखो, ये ना, तो दिस कार्बन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ब्रेक होने के साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ में आप देखो ये सिग्मा बॉन्ड तो कंप्लीटली ब्रेक हो चुका होगा, और यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका होगा, और अब हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ ये कार्बन जो होगा वो कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, नेट प्रोसेस की बात करूं, तो नेट प्रोसेस में क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज पहले C1 कार्बन पर था, आफ्टर रीअरेंजमेंट नाउ इट इज ऑन C2 कार्बन। ठीक है, और जो H पहले C2 कार्बन के साथ बॉन्डेड था, वो H अब बॉन्ड के साथ में C1 कार्बन से बॉन्डेड है। मतलब ये इसमें इंटरचेंज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज C1 से C2 पर आएगा और H C2 से C1 पर चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, और देखो इस प्रोसेस के अगर होने की हम बात कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, हमने कहा भाई जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स आप ये कह सकते हैं, इन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, बिकॉज नाउ दिस कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन विद 3+3+3 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज मोर स्टेबल। जबकि अगर आप प्रीवियस इनिशियल कार्बोकेटाइन को चेक करेंगे तो that carbocation is having only one alpha hydrogen atom for hyperconjugation, so it is less stable। तो देखो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर हमसे कोई ये पूछे कि होगा क्यों, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आप कह सकते हैं इन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट ऑलवेज लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और अगर रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी गेन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि हर कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट होगा ही, वो तो चेक करना पड़ेगा। अगर स्टेबिलिटी गेन पॉसिबल है इस तरह से तो फिर इट विल बी ऑब्जर्व्ड, अदरवाइज इट विल बी एब्सेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप सोचिए ना भाई किसी रिएक्शन में अगर ये कार्बोकेटाइन स्टार्टिंग में अगर ये कार्बोकेटाइन बन जाए तो फिर अभी रीअरेंज होकर कहां जाएगा? फिर ये तो ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो स्टेबिलिटी गेन ही एक तरह से आप कह सकते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो मैंने आपसे कहा कि दो पॉसिबिलिटीज आपको हमेशा रिएक्शन में मिलेगी कि अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट हो जाए, और पैरेलल में ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा है कि जो भी केटायन बना है न्यूक्लियोफाइल उसके कांटेक्ट में है और वो उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे। क्वेश्चन है इन दोनों में से प्रेफर्ड क्या होगा, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल या रीअरेंजमेंट फर्स्ट? रीअरेंजमेंट। इसका रीजन मोर स्टेबल है। अच्छा एक मिनट, जो भी मोर स्टेबल कह रहे हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा हूं। कार्बोकेटाइन जब रीअरेंज हुआ तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला, नो डाउट, और जब कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है या रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अरे वहां तो ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया, तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल तो किसी भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन से ज्यादा ही स्टेबल होगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मोर स्टेबल मिल रहा है इसलिए इधर, तो इससे भी ज्यादा स्टेबल तो प्रोडक्ट है, फिर तो वो होना चाहिए। तो ये स्टेबल वाला रीजन तो कुछ नहीं बना यहां पर। आरडीएस तो हो गया खत्म, कार्बोकेटाइन का बनना ही आरडीएस था, अब तो आरडीएस के आगे की बात चल रही है। करेक्ट, आप ध्यान देना। देखो रीअरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो रीअरेंजमेंट होना इस इंटर प्रोसेस, जो भी हो रहा है वो विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट का बनना विल बी इंटर प्रोसेस। जब तक ये दोनों आयंस कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल का केटायन के कांटेक्ट में आना आप कह सकते हैं दैट विल बी एन इंटर प्रोसेस, दोनों आयंस कांटेक्ट में है। और याद करो हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर दो पॉसिबिलिटीज की आप बात कर रहे हैं एट ए टाइम, इंटर और इंट्रा, तो इंट्रा प्रोसेस इज ऑलवेज प्रेफर्ड सिंस इंट्रा इज ऑलवेज फास्टर देन इंटर। क्या बात समझ में आ रही है? देखो आप नो डाउट वो जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो बहुत स्टेबल है, अल्टीमेटली वही स्टेबल है, क्योंकि आप सोचिए अगर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद में मोर स्टेबल भी हो गया तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगा? अल्टीमेटली तो रिएक्ट करना ही है न्यूक्लियोफाइल से। तो पॉइंट आता है पहले ही कर जाता, फिर उसने इतना भी क्यों वेट किया कि पहले कार्बोकेटाइन बना फिर रिएक्ट किया? वो इसलिए क्योंकि कार्बोकेटाइन अगर न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आकर के प्रोडक्ट बनाएगा
तो वो तो इंटर प्रोसेस है, और उसके लिए पहले तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बोटाइन कांटेक्ट में है, और ऐसा भी नहीं होता है कि दो इंटरमीडिएट्स कांटेक्ट में आ गए या दो आयंस कांटेक्ट में आ गए तो पक्का रिएक्शन हो ही जाएगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपसे कहा था कि कार्बोटाइन प्लेनर साइट है, अब न्यूक्लियोफाइल जब तक इसके इस ओरिएंटेशन के साथ में अप्रोच नहीं करेगा रिएक्शन ही नहीं होगी। ऐसे तो कितना ही कांटेक्ट में आता रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो पहले तो कांटेक्ट में है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर वो कांटेक्ट में प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ हो, कार्बोटाइन इतना वेट ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही वो बना एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ और अंदर के अंदर ही वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल प्रोसेस में चला जाएगा। क्या क्लियर हो रही बात है? तो क्योंकि इस प्रोसेस का होना इंट्रा प्रोसेस है और उस प्रोसेस का होना इंटर प्रोसेस है, इसीलिए हम बात करते हैं इंट्रा विल बी प्रेफर्ड, दैट्स व्हाई बिफोर इट्स इंटरेक्शन विद न्यूक्लियोफाइल इट विल गेट रीअरेंज्ड। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए हम कहते हैं कि जिन रिएक्शंस में भी इंटरमीडिएट कार्बोटाइन बनता है और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंजमेंट होगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन होगी। ये समझ में आ गई बात है? अब आप ध्यान देना, देखो हमने कहा भी कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट में हमें एक मोर स्टेबल कार्बोटाइन मिला है। ठीक है, अब ये तो जो मैंने एग्जांपल लिया है वहां तो हम कह सकते हैं कि यही फाइनल स्टेबल कार्बोटाइन है, इसमें फर्दर कोई स्टेबिलिटी गेन हो नहीं सकता। लेकिन मान लो सपोज ऐसा समझ लो, मान लो यहां पर इस CH3 में एक H की जगह यहां पर बेंजीन रिंग आ जाए, फिनाइल ग्रुप। अगर एक H की जगह यहां पर फिनाइल ग्रुप आ जाए तो आप सोचिए अगर ये कैटायन फिर से एक बार और रीअरेंज हो जाए तो फिर जिस फिनाइल ग्रुप के होने की मैं बात कर रहा हूं उसके साथ उसको रेजोनेंस मिल जाएगा, तो वो कार्बोटाइन तो और स्टेबल हो जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से एक बार रीअरेंजमेंट हो गया, पहले से मोर स्टेबल कैटायन बना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्दर अगर एक बार और रीअरेंजमेंट कंसीडर किया जाए तो ये इवन और स्टेबल कैटायन में चला जाएगा, तो हमें फर्दर रीअरेंजमेंट कंसीडर करना है या नहीं करना है, या ये कि बस एक बार हो गया बहुत है अब तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर पाओ, करना है। क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर से बात करें कि रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल और वन मोर टाइम रीअरेंजमेंट, तो देखो हर बार न्यूक्लियोफाइल और रीअरेंजमेंट में डिफरेंस तो यही रहेगा कि ये इंटर प्रोसेस है और ये इंट्रा है, और इंट्रा ही प्रेफर्ड होगा। क्या समझ में आ रही बात है? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोटाइन कैन बी फॉर n टाइम्स, n टाइम्स तक हो सकता है। ये नहीं सर n की वैल्यू क्या होगी, अरे n टाइम्स मतलब वो कितनी बार भी हो सकता है, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स कितना भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट इन ईच रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी गेन इज ऑब्जर्व्ड। क्या बात समझ में आ रही? जितनी बार स्टेबिलिटी गेन हो सकता है उतनी बार रीअरेंजमेंट हो जाएगा। फाइनली स्टेबल कार्बोटाइन जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम रीअरेंजमेंट करते रहेंगे। क्या समझ में आपका की बात है? और जब फाइनल स्टेबल कार्बोटाइन मिल जाएगा और अब हम कह रहे हैं कि नो फर्दर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो फिर वो इंटर प्रोसेस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, एक पॉइंट तो ये क्लियर है कि रीअरेंजमेंट प्रेफर्ड होगा बिफोर इट्स रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। दूसरा पॉइंट ये क्लियर है कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोटाइन कैन बी फॉर n टाइम्स। ये बात क्लियर है? देखो रीअरेंजमेंट में जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को हम इस तरह से लिखते हैं, इस रीअरेंजमेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट इज 1-2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। इसको इस तरह से हम लिखते हैं 1-2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना। देखो 1-2 शिफ्टिंग तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो 1 से 2 पर गया और 2 से यूनिट का माइग्रेशन 1 के लिए हुआ है। ठीक है, जो भी यूनिट माइग्रेट हो रही है, ऐसा नहीं कि H ही माइग्रेट होगा, अल्काइल ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, वो बात करेंगे हम आगे। यहां पर मैंने H का एग्जांपल दिया है, तो जो यूनिट माइग्रेट होती है हमेशा ध्यान रखना, माइग्रेट होने वाली यूनिट को हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ में लिखा जाता है। हमेशा इस तरह से लिखते हैं 1-2 शिफ्ट ऑफ H नेगेटिव। अगर अल्काइल ग्रुप माइग्रेट हुआ तो 1-2 शिफ्ट ऑफ R नेगेटिव, अगर फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ तो 1-2 शिफ्ट ऑफ PH नेगेटिव। तो यूनिट को, माइग्रेट होने वाली यूनिट को हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ में लिखते हैं। इस पॉइंट को समझे आप, देखो क्योंकि ये मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म में देखेंगे तो प्रोसेस में H इज नेवर नेगेटिवली चार्ज्ड, H पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। आप देखो H तो हमेशा न्यूट्रल है, तो फिर हमने माइग्रेट होने वाली यूनिट को नेगेटिव चार्ज के साथ में क्यों लिखा, उसका लॉजिक आप समझ लें। आप देखो एक बात बताएं, इस CH बॉन्ड में, ये जो C2H बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन आप किसके काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H और 1 ऑफ ईच। 1 ऑफ ईच कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट यही है। तो इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक H का है। आप मुझे बताएं H का जब माइग्रेशन हुआ रीअरेंजमेंट में, तो H उस बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में माइग्रेट हुआ है, 0, 1 और 2। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ में गया, पूरे बॉन्ड के साथ में उठ करके गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर हैं वो। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब H दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ में माइग्रेट हुआ है, या इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि जो भी यूनिट माइग्रेट होगी
वो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ में माइग्रेट होगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो माइग्रेट होने वाली यूनिट है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर जाएगी, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाएगी। मतलब देयर इज माइग्रेशन ऑफ यूनिट विद एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप सोचिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को मिलेगा तभी तो न्यूट्रलाइज होगा, और उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो हमेशा माइग्रेट होने वाली यूनिट जो होती है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ में माइग्रेट करती है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ में क्योंकि इसका माइग्रेशन है इसलिए हम हमेशा नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं उसको। क्लियर बात है। और शिफ्टिंग में हम हमेशा लिखते हैं 1 2, और ध्यान देना लास्ट पॉइंट, शिफ्टिंग तो हमेशा 1 2 ही होगी। इट कैन नेवर बी 1 3 1 4 और 1 5। एक बात सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज 1 से चला जाए 3 पर और 3 से कोई यूनिट 1 पर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे वो तो एडजेसेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स से इंटरेक्ट करेंगे ना। अरे बात समझ में आ रही है। तो देयर इज इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स, दैट्स व्हाई शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1 2। इट कैन नेवर बी 1 3 1 4 1 5। हमेशा शिफ्टिंग 1 2 ही होगी। ये बात क्लियर है। अल्टीमेटली देखो इसको कंक्लूड करते हैं। कार्पेट रीअरेंजमेंट में शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1 2। इट कैन नेवर बी 1 3 1 4 1 5। एंड इन शिफ्टिंग ऑफ या ये कहा जाए कि शिफ्टिंग ऑफ यूनिट, या ये कहा जाए कि रीअरेंजमेंट इन कार्पेट कैन बी फॉर n टाइम्स। जो रीअरेंजमेंट है वो कितनी बार हो सकता है? n टाइम्स तक हो सकता है, मतलब कितनी बार भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट इन ईच शिफ्टिंग स्टेबिलिटी गेन इज ऑब्जर्व्ड। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक बात समझ लेना, ये आप नहीं कह सकते कि सर मान लेते हैं किसी केटायन में हम 2 टाइम्स रीअरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं और सर फर्स्ट टाइम में जो रीअरेंजमेंट हुआ उसमें स्टेबिलिटी का लॉस हो रहा है। जैसे आप लॉस वर्ड यूज करोगे मैं कहूंगा बंद करो उसको। ठीक है, आपको नहीं सर सुनिए, तो पहले वाले में लॉस हो रहा है लेकिन सेकंड रीअरेंजमेंट में जो अल्टीमेट कार्पेट बना वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल आ रहा है, तो क्या इसको कंसीडर किया जाए? नो। ठीक है, हर स्टेप पर फायदा चाहिए। ठीक है, हर स्टेबिलिटी मतलब हर रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी गेन होना जरूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन होना ही उसका ड्राइविंग फोर्स है। आप कार्पेट रीअरेंजमेंट के लिए कोई अलग से बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे हैं। जो प्रोसेस है वो अपने आप होना चाहिए, और अपने आप तो प्रोसेस तभी होगा जब वो एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक होने के लिए बनने वाला केटायन पहले वाले केटायन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर आप पहले स्टेप पे पहले वाले रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी लॉस की बात कर रहे हैं तो वो तो नेगेटिव ड्राइविंग फोर्स हो, वो हो ही नहीं सकता। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि पहले लॉस बाद में फायदा, ओवरऑल फायदा नहीं, हमें तो हर शिफ्टिंग में फायदा चाहिए। ये बात क्लियर? आपको ये कहे कि सर आपने तो इस बात को माना ही नहीं कि पहले शिफ्टिंग में लॉस बाद में आपको स्टेबिलिटी गेन दे रहे थे। चलो ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, पहले वाले रीअरेंजमेंट को स्किप करते हैं, डायरेक्ट 1 से 3 पर चलते हैं। क्या ये हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। शिफ्टिंग तो हमेशा 1 2 होगी ना। तो शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1 2। इट कैन बी फॉर n टाइम्स बट इन ईच शिफ्टिंग स्टेबिलिटी गेन इज मस्ट। ये बात समझ में आ गई? बस अब हमें इसमें 2-3 पॉइंट और डिस्कस करने हैं कि जो कार्पेट रीअरेंजमेंट में हम स्टेबिलिटी गेन की बात कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी गेन कितना हो सकता है या किस फैक्टर के थ्रू वो केटायन हमें स्टेबलाइज मिल सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे माइग्रेट होने वाली यूनिट्स का ऑर्डर, कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स हैं तो कौन सी यूनिट के माइग्रेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं सारे पॉइंट्स आपको मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल इतना सा नोट कर लो बस आप ये। थैंक यू एवरीवन।